बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका। पहला टेस्ट मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी है। दूसरे दिन का खेल आज ख़त्म हुआ। 308 रन पाकिस्तान ने बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे। और आज के दिन की यकीनन ख़ास बात 109 रन की शानदार इनिंग्स जो फवाद आलम ने खेली। पहला टेस्ट मैच खेला फवाद ने आज अपने करियर का पाकिस्तान में, और एक और सेंचुरी स्कोर की। फ़र्स्ट क्लास में उनके रिकॉर्ड को मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि सफ़े अव्वल के एवरेज के हामिल खिलाड़ी हैं वो। फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में 56 की उनकी एवरेज है। आज पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से उन्होंने निकाला। उनके साथ अज़हर अली ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 51 रन उन्होंने बनाए। 64 रन बनाए फ़हीम अशरफ ने। 33 रन की इनिंग्स खेले रिजवान ने। और इसके नतीजे में पाकिस्तान ने 88 रन की सबकत हासिल की जनूबी अफ्रीका पे, जो गुज़िश्ता रोज़ आउट हुए थे 220 रन पे। मैच में 2 डेब्यूटेंट्स पाकिस्तान की जानिब से। बैटिंग में ओपनर इमरान बट, जिन्होंने पिछले फ़र्स्ट क्लास सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स किए थे 934 रन, और उनके साथ नुमान अली को भी मौका दिया गया पहला टेस्ट मैच खेलने का। उन्होंने भी पिछले फ़र्स्ट क्लास सीज़न में सबसे ज़्यादा 54 खिलाड़ियों को आउट किया था। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, खेपरो से उनका ताल्लुक़ है, और इमरान बट का ताल्लुक़ लाहौर से SNGPL से खेलते थे। और उसके बाद इस फ़र्स्ट क्लास सीज़न में जब से ये नया सिस्टम शुरू हुआ है, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड भी गए थे, जहां शाहीन्स के साथ उन्होंने मैचेस ज़रूर खेले, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनको मौका मिला। उसके अलावा भी कुछ नए चेहरे मौजूद हैं स्क्वाड में, जो ताबिश खान फास्ट बॉलर, तकरीबन 600 विकेट 598 विकेट्स अब तक ले चुके हैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में। ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ताबिश खान जैसे फवाद आलम है, उस पर भी हम बात करेंगे। और भी सूरत हाल है, T20 के लिए टीम का ऐलान भी होगा इस टेस्ट मैच के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ 2 अहम शख्सियात हैं। एक तो फील्ड पर होते हैं और मुख्तलिफ़ खेलों पर नज़र रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट आजकल है तो उसको भी बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं। न्यूज़ 1 TV के सीनियर रिपोर्टर हैं बदियुज़्ज़मा साहब, वो मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, कैसे हैं? और एक दूसरे साहब, ये फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और ऑफ स्पिन बॉलिंग की अगर बात करें तो क्लीनेस्ट एक्शन के हामिल पाकिस्तान के बॉलर रहे। सकलैन मुश्ताक के मॉडल पर बॉलिंग किया करते थे, PIA से उसी डिपार्टमेंट से खेलते थे। 103 फ़र्स्ट क्लास मैचेस, और तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 350 इनकी फ़र्स्ट क्लास विकटें हैं। वो भी वो खुद बता देंगे। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। विकटें कितने हैं भाई? 324। एक ज़्यादा मैंने कर दिया। सही है। लेकिन चलें, आज के मैच पे हम आते हैं स्ट्रेट ऑफ। सबसे पहले तो बात ही फवाद आलम से ही करते हैं। आपने तो उनको खेलते हुए भी देखा है। क्या वजह थी आपके ख्याल में कि अब तक मौका नहीं मिला? जिस तरह का उनका करियर गुजरा, इस पे तो क्या बात करूं। आसिफ भाई, जब मेरी उससे बात हुई है, हमने ट्रेनिंग भी साथ करते थे, हम इवन प्रैक्टिस भी हम साथ करते रहे हैं। 10 साल में हम लोगों ने तकरीबन साथ हमने ट्रेनिंग प्रैक्टिस की है। मैं 1-2 दफ़ा पूछता था कि फवाद क्या वजह है, क्या है, तो वो इसकी एक ही वजह, ताहिर भाई मेरे नसीब में नहीं है। सिंपल सी, उस बंदे के नसीब में नहीं। इट मीन्स कि वो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग था, वो बिलीव करता है कि जी मैं परफॉर्म करूं, मेरा काम है परफॉर्मेंस करना, बाकी सिलेक्टर का काम है सिलेक्ट करे या ना करे। पसंद ना पसंद की वो बात तो बहुत बात की बात थी। तो आज जिस तरह से न्यूजीलैंड गया, वहाँ उसे परफॉर्म किया। न्यूजीलैंड भी जाना मैं समझता हूँ एक इंसिडेंस था कि वो जो एक हारिस सोहेल और उस तरह का नहीं हुआ, फिर जाके फवाद को डाला गया, इस तरह से उसने 100 किए। फिर आज उसने होम टाउन में, जहाँ उसकी फेवरेट पिच है जितना मुझे पता है, और जिस तरह से आज उसने अपनी बैटिंग की, छक्के भी लगाए। छक्का, मतलब कहते हैं लोग कि छक्का नहीं लगा सकता फवाद आलम, तो ये उनके लिए है कि आज जो सेंचुरी की है वो छक्का जरूर देखें। उससे पहले ही छक्का उन्होंने मारा था सेंचुरी में। दो छक्के मारे, बिल्कुल जी। तो आसिफ भाई, क्लास नजर आई है फवाद आलम की आज के इस सेंचुरी में। एक ऐसे ख़ानदान से जो कि क्रिकेट जिनके अंदर है, इनके वालिद साहब वो भी खेला करते थे, इनके मामू वो भी खेला करते थे, मलीर जिमखाना बड़ा मशहूर है। आपने बड़ी बहुत कोशिश की होगी बतौर रिपोर्टर कि फवाद के मुंह से कभी कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई ऐसी बात निकले, कुछ वो कहे। क्या कभी ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड कभी बैठ के आपसे कभी उससे शिकायत की, कभी कुछ किया? नहीं आसिफ भाई, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत मरतबा हमारी नेशनल स्टेडियम में मुलाकात हुई, प्रैक्टिस में मुलाकात हुई, और इवन जैसे आप जाते हैं, हम उनके घर की तरफ जाते हैं तो वहाँ एक दुकान पे भी वो आते हैं, तो वहाँ पर भी अक्सर मुलाकातें हुई हैं। तो उनसे यही बात होती थी कि फवाद इतना रन्स करते हो
और उसके बाद चांस नहीं मिलता, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा दिल बर्दाश्त हो जाता है कि यार अब छोड़ दूँ, ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर इतनी परफॉर्मेंस में चांस नहीं मिला तो फिर कब मिलेगा। तो उस शख्स में, जैसे ताहिर भाई ने कहा, वैसे ही उस शख्स में यही था कि देखें यार, मेरा काम है परफॉर्म करना, मैं रन्स कर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब सेलेक्ट करना ना करना, पाकिस्तान से खिलाना, ये तो सेलेक्टर का काम है, लेकिन मैं अपना जो मुझे मौका मिल रहा है डोमेस्टिक में, जहाँ में मुझे खेलने का चांस मिल रहा है, वहाँ मैं रन कर रहा हूँ। एक ना एक दिन ज़रूर आएगा अगर मेरी किस्मत में हुआ, और वैसा ही हुआ। और आज आसिफ देखें 33 रन पे 4 आउट होना, और विकेट जिस तरीके से पहले दिन खेली है आपने भी देखा ना, वो स्पिन विकेट थी हमें नजर आई, और ना ही हमें फास्ट विकेट थी, इस तरह की विकेट थी। और वहाँ जब पहले दिन 14 विकेटें गिर जाना, फिर दूसरे दिन लोगों को यही था कि पहला जो सेशन होगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था दोनों टीमों के लिए, जहाँ जो है वो जैसे अजहर और फवाद ने उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया। अजहर की तारीफ करनी चाहिए। अजहर जो है बहुत अच्छा खेल रहे थे, आप नज़र आ रहा था कि बड़े एतमाद के साथ वो अपनी बैटिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी मुश्किल सूरत में फवाद आलम ने जो सेंचुरी की है, वाकई वो 10 साल जिस तरीके से उन्होंने इशारा भी किया, वो तो कहते हैं वो इशारा नहीं था, लोगों ने अब ट्रेंड बना लिया, न्यूजीलैंड ने भी ऐसे ही किया था। तो वो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आदमी को जब भी इस तरह की मैच में रन्स करता है या वो करता है, तो फिर उसको थोड़ा सा अफसोस ज़रूर होता है, यार मेरे वो 10 साल कहाँ गए, या मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। होता ज़रूर है दिल में, लेकिन वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अब लेकिन ये तो पूछना पड़ेगा, जो माजी में आपके इंज़मामुल हक से एक बात हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सवाल हुआ था कि फवाद आलम परफॉर्म करता है, आप उसको टीम में क्यों नहीं लेते। तो उन्होंने यही कहा था कि फवाद आलम जो है वो प्रोडक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करता। तो अब तो इंज़मामुल हक पीसीबी के लिए तबसरे कर रहे हैं बड़े। मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, बड़े पहले इतने खिलाफ होते थे, अब तो हक में कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि वापस ना उनको भी बुला लिए जाए। नहीं तो क्यों है एकदम से ये बदलाव? ये पीसीबी में एक गुर तो है ना, ये कि अपने बस में कर लेते हैं, चाहे यूसुफ हो, चाहे कोई और प्लेयर हो, चाहे फैसल इकबाल भी तनकीद करते रहे मिसबा पे। खैर कोई बात नहीं, दिल बदलना तो कोई तो आसिफ भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पीसीबी ने अब जो आपके जो मीडिया मैनेजर आए ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने यहाँ इस फील्ड में बहुत अरसा गुजारा हुआ है, वो सब की हर चीज़ को समझते हैं। तो उन्होंने यही किया है कि मोहम्मद यूसुफ आज क्यों नहीं उनको पाकिस्तान टीम बुरी लगती, फैसल को क्यों नहीं लगती, इंजमाम को क्यों नहीं बुरी लगती, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंजमाम को भी शायद इशारा मिला है कि आप भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं। तो पीसीबी ये गुर सीख गया है और सीख भी रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी आएंगे जो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं ना, वो भी एक दिन आपको पीसीबी में नजर आएंगे। आपने जिन साहब का नाम लिया, आप भी उनको जानते हैं, आप तो उनके साथ क्रिकेट खेले हैं नाजनाबाद, नॉर्थ नाजनाबाद में। भाई मैं तो कैमरे के सामने कहता हूँ, मेरे तो उस्ताद हैं, उस्तादों में से हैं। जो नया हमने टीवी शुरू किया था, तो हमारे तो बिल्कुल आपके उस्ताद, बिल्कुल वो है, वैसे ही उस्ताद हैं वो मेरे। अतीकुर रहमान और अपना इरशाद अली, हमने तो अंडर काम किया उनके। बिल्कुल वो वाकई उस्ताद हैं, और जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं वो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा। लेकिन वाकई मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब जिस तरीके से बातें हो रही है ना, कि पहले यही था कि तनकीद करे जाओ, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वजाहत देनी पड़ती थी, लेकिन अब वजाहत देनी नहीं पड़ती, क्योंकि सब अच्छा की बातें हो रही हैं। हाँ, तो अच्छा जब होगा तो कहाँ वजाहत। ये भी अच्छा है, लेकिन और जो 3 इनिंग्स और भी बड़ी अच्छी हुई। पहले हम बॉलिंग पे भी उसके बाद आएंगे। रिजवान ने छोटी इनिंग खेली, फ़हीम अशरफ बड़ी अच्छी इनिंग खेल के गया। उसके अलावा अज़हर अली की हमने बात की, 51 उन्होंने किए, 64 फ़हीम ने किए और रिजवान ने 33 किए। इसमें भी आप रोल फवाद का एज सीनियर मैन रोल ज़्यादा देखते हैं या बाकी की भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है? आसिफ भाई, अगर स्टार्ट देखा जाए आज के दिन का, तो वो डोमिनेट करते हुए मुझे फवाद ज़्यादा नज़र आया था पहले घंटे में। उसके बाद फिर जब फवाद ने देखा कि यार अज़हर अली सिंगल्स ले रहे हैं, डबल्स ले रहे हैं और उनके बल्ले पे आ रही, तो फिर सिंगल्स डबल्स ज़्यादा होना शुरू हुए, कॉलिंग अच्छी हुई। शुरू के 1 घंटे में हमने देखा 2 दफ़ा रन आउट होते हुए बहुत क्लोज कॉलिंग हुई थी। तो वो उन्होंने कम्युनिकेशन का जो मसला था वो हल किया, सिंगल डबल्स पे कंसंट्रेट करते गए। जब लंच खत्म हुआ 71 रन बने हमारे उस सेशन में, उसके बाद फिर 73 बने। पिच का भी बताना, कल से लेके अब तक पिच आपको कैसी लगी? आसिफ भाई, थोड़ा सा बेहतर लगी मुझे कल की बनिस्बत आज, क्योंकि आज बाउंस थोड़ा सा बेहतर था। कल हमने देखा है काफी नीचे भी रह रहा है, बॉल ऊपर भी आया है, जिस तरह इमरान भट्ट का बॉल आया था एकदम सामने से राइज हुआ, सामने से बॉल। फिर हमने देखा कि जी पहले ही दिन नुमान अली का जो बॉल हुआ वो बहुत नीचे लगा, बॉटम लगा था, नीचे चला गया। आज जिस पे फवाद आलम को जो कैच निकला था
वो नीचे नहीं था, वो एक अच्छा बॉल था, बाउंस हुआ तो वो बॉल कैरी हुआ था स्लिप में जाके, तो ये कैच नहीं पकड़ा एल्गर ने, वो एक अलग बात थी। लेकिन आज के बनिस्बत मैं समझता हूँ पिच ज्यादा अच्छा खेली, लेकिन बॉलिंग खराब हुई है। बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान्स नहीं थी, प्लान बिल्कुल नजर नहीं आया, सिर्फ प्लान नजर आया था कि जो उनके फास्ट बॉलर थे, रबाडा अगर बॉल कर रहे थे या आपके निगीडी बॉल कर रहे थे, क्योंकि उनको रिवर्स थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वो ऑफ लाइन होते थे, वहां हमें रन्स मिलते थे। तो मैं समझता हूँ फवाद ने की रोल किया, लेकिन जिस तरह से अजहर अली ने डोमिनेट किया, फिर रिजवान की जो छोटी सी इनिंग्स थी 33 रन्स की, वो बड़ी वैल्यूएबल थी, उसने पूरा मैच चेंज कर दिया। वो कहते थे जो एक घबराहटपन आई थी साउथ अफ्रीका में, वो उस तरह से आया, उसका फायदा आपके फ़हीम अशरफ ने उठाया। ठीक है, 308 रन, 8 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान इनिंग्स का आगाज़ करेगा तीसरे दिन। तो देखना है कि पाकिस्तान का प्लान क्या होगा, किस तरह से जाते हैं, कितनी लीड पाकिस्तान को मिलती है। 88 रन की इस वक्त लीड है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका। बदी एक नाम फ़हीम अशरफ का है जो कि बहुत ज़्यादा, आज भी हम जब मीडिया बॉक्स में बैठे हुए थे तो ये जिक्र हुआ था वहाँ भी कि कुछ अरसा पहले तक फ़हीम अशरफ को कितना ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन उसमें आपको क्या तब्दीली, क्या ऐसा उसने किया है कि वो बैटिंग में तो ज़बरदस्त उसका निखार आया है? आसिफ भाई, ख़ास तौर पर आप देखें ना कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड में वो खेला है, वहाँ की पिचेस पे हमारे बैट्समैन काफ़ी स्ट्रगल में रहे, लेकिन वहाँ पर उसने मोहम्मद रिजवान के साथ 1-2 इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली हैं। बॉलिंग भी वहाँ देखें उसने बहुत ज़बरदस्त की है। बैटिंग में यहाँ आपने जो उसने इनिंग्स खेली, मेरे ख्याल में उसने जो 64 रन की इनिंग्स खेली, वो उसकी जो शॉर्ट सिलेक्शन थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो मेरे ख्याल में ख़ास तौर पर उसने जो कोचेज़ हैं, खास यूनुस खान या वक़ार यूनुस के साथ मिलकर ये अपनी इस तरीके को सेट किया होगा कि मैंने बैटिंग कैसे करनी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें, यूनुस खान भी फ़हीम अशरफ की तारीफ़ कर रहे थे, मिसबा भी तारीफ़ कर रहे थे कि एक ऐसा हमें जो है बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर मिल गया कि जो हमें मुश्किल वक्त में काम आता है। अब देखिए, जब रिजवान आउट हुए तो वहाँ पर आपको फ़हीम अशरफ भी अगर जल्दी आउट हो जाते तो फिर आपकी टीम इतनी लीड नहीं ले सकती थी। लेकिन वहाँ फ़हीम अशरफ ने जो है, एक तरफ फवाद आलम अपना इनिंग बिल्ड कर रहे थे सिंगल डबल पे, लेकिन फ़हीम अशरफ ने आते ही बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। और एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि उन्होंने अपनी तनकीद का जवाब, ये नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जवाब दे के वो करें, उन्होंने अपने बल्ले से और बॉलिंग से ये करके दिखाया कि वो उन्होंने काफ़ी इस पर मेहनत की है। जो उनको तनकीद थी, उस तनकीद को उन्होंने अपनी मेहनत करके और इस तरीके से जो उन्होंने आज बैटिंग किया, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त फ़हीम अशरफ ने जो है वो बैटिंग की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अच्छा, 308 रन से कहाँ तक आप समझते हैं कि कितनी लीड में पाकिस्तान सिक्योर होगा? आसिफ भाई, तकरीबन, क्योंकि हसन अली भी बैटिंग कर सकता है, नुमान खुद वहाँ मौजूद है, और ये नुमान के तो 50s भी हैं आपकी फर्स्ट क्लास में। नुमान की तो नुमान के बैट, और हसन अली की सेंचुरी है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में। बिल्कुल, और नुमान बड़ी हिट भी लगा सकता है अगर वक्त आएगा। स्पिनर पे महाराज की अगर बात करूँ, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, उसको ईजी हिट लगाना आसान है। एटलीस्ट 150 तक तो हमें कैरी आउट करना चाहिए। सुबह का वही 1 घंटा बहुत क्रूशल होगा, क्योंकि सी ब्रीज की वजह से आपको बॉल थोड़ा बहुत स्विंग और सीम थोड़ा बहुत भी नया है, बॉल भी नया ही एग्जैक्टली। तो वो सुबह फ्रेश आएंगे, वहाँ जान मारेंगे, वो बर्स्ट मारेंगे, एटलीस्ट के वो 20-25 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे आउट करने की। अगर नहीं होता तो वो हमारा एडवांटेज है, वहां पर फिर हम एटलीस्ट 150 तक तो हमें लीड। ये जो तेज बॉलर की आपने बात की थी ना, गेंद एक आध राइज की थी, मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ। खास तौर से अनगीडी का बॉल किसी पॉइंट से राइज किया, एक तो फवाद के हाथ पे भी गेंद लगा, सर में गेंद लगा है फ़हीम अशरफ के, तो कोई ना कहीं स्पॉट है। आप बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि क्या होगा कल पिच में, परसों पिच में, स्पिन बॉलर के हिसाब से। आसिफ भाई देखें, अगर आप ये देखें कि जो ओवर द विकेट बॉल कर रहे हैं, जो आपके अगर बॉलर पवेलियन एंड से बॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी पैचेस बन गए, रफ पैचेस बन गए, जिसपे महाराज भी आज बॉल करते हुए इनको नजर आ रहा था कि उस पर बॉल पिच करना चाहे। तो हमारे पास नुमान अली है, आपके पास यासिर शाह है, और दोनों लेग स्पिनर हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उन पैचेस को यूटिलाइज करें। अब पैचेस को यूज करेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन ऑलरेडी पहली इनिंग में फेल हो चुके हैं एज अ बैट्समैन, जितने भी उनके थे, तो वो रन्स बनाने पे जाएंगे, तो वहां हमारे पास एडवांटेज है। और जिस तरह आपने बाउंस की बात की है, हमारे पास वो फास्ट बॉलर्स नहीं है जो पूरी बैक मार दे पूरा, और हाइट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैं बोलूंगा, आप रबाडा की हाइट देखें, आप निगीडी की हाइट देखें, आप इवन जो वो
जो तीसरा उनका फास्ट बॉलर है नौकी, उसकी आप हाइट देखिए, अच्छी खासी हाइट है, 6'4", 6'5" हाइट है, तो हाइट का एक एडवांटेज आपको मिलता है। और बॉल थोड़ा सा अगर नया हो तो वहां आपको ज्यादा इजी होता है उसको बॉल को पुश करना विकेट पे। तो विकेट पे क्रैक्स हमें नजर आए, लेकिन क्रैक्स एज सच हमारे कोई इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। हाँ, हमारे बॉलर्स, स्पिनर्स खासतौर पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपसे बदीज से बात करने के बाद आपके पास आऊंगा कि क्या ऑफ स्पिनर की जगह यहाँ हमारे पास बनती थी जेन्युइन ऑफ स्पिनर की, साजिद हमारे पास थे, तो उसको जहन में रख के बताइएगा। अच्छा बदीज़ अमा, और क्या आपने इंतजामात देखे पाकिस्तान क्रिकेट में? कोई पैनिक शैनिक तो आपको नज़र नहीं आया? काफ़ी आपने प्रैक्टिस भी सारी आपने कवर की थी, उसके बाद आप रोज़ाना स्टेडियम में भी होते हैं, तो कोई पैनिक वैनिक तो नज़र नहीं आई? नहीं, इस तरह की पैनिक नज़र नहीं है। देखें आसिफ भाई, जो 5 दिन का उनका सेशन था, प्रैक्टिस का सेशन था, तो उसमें जो नज़र आया कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर से जितने भी कोचेस थे, मोहम्मद यूसुफ को बुला लिया गया था, सकलैन मुश्ताक को, बैटबन वहाँ पर मौजूद थे, तो यूनुस खान के भी थे, मिसबा भी थे, वकार। तो मेरे ख्याल में ये इसी तरीके की प्लानिंग हम रोज़ाना नज़र आता था कि कोचेस जो थे वो अलग से अपनी बातचीत कर रहे हैं, फिर खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये पूरा एक प्लान उन्होंने बनाया था कि देखें अब न्यूजीलैंड इंग्लैंड में तो हम हार चुके हैं, लेकिन होम सीरीज़ है, इससे हमने जो है वो बहुत तरीके से जो है हमें कैसे जाना है, किस तरीके से साउथ अफ्रीका को कवर करना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो खिलाड़ी थे और कोचेस थे, उन्होंने मिलकर बड़ा अच्छा एक प्लान दिया। जिस तरीके से टॉस हारा पाकिस्तान, तो यही तवक्को हो रही थी कि पाकिस्तान टीम जो जनूबी अफ्रीका के 3-350 रन पहली इनिंग में कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर आपको क्रेडिट देना होगा स्पिनर को कि पाकिस्तानी स्पिनर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उसके बाद पाकिस्तान की भी आउट हुए। लेकिन जहाँ तक अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे ताहिर से, पिच की जो मैं बात करें, नेशनल स्टेडियम में आपने देखोगे कि हमेशा से जो शाम का सेशन होता है 2 घंटे का, वो फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा स्विंग भी होता है और स्पिन को भी काफ़ी वो करता है। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान ने खेलनी है चौथी इनिंग्स, तो अगर जैसे इन्होंने कहा 150 रन की, अगर 150 अगर 100 में भी आप करते हैं, 120 में भी करते हैं, तो हमें फिर साउथ अफ्रीका को जल्दी आउट करना पड़ेगा। अगर साउथ अफ्रीका 250 से 350 रन कर लेता है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नेशनल स्टेडियम की चौथी इनिंग्स में जो बैटिंग करना आसान नहीं है। वहाँ की पिच जो है वो काफ़ी जो है वो चेंज हो जाती है, उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, ना सिर्फ फास्ट बॉलर बल्कि स्पिनर भी जो है वो उसमें अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एक तो फास्ट बॉलर की वो सीम मूवमेंट नज़र नहीं आई नए गेंद पे, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, जो कि खासा रहा है नेशनल स्टेडियम को। एक तो ये बताइएगा, दूसरा है कि क्या जेन्युइन ऑफ स्पिनर की यहाँ ज़रूर जगह बन सकती थी? देखिए आसिफ भाई, अगर ऑफ स्पिनर की बात करें, बिल्कुल जगह बन सकती थी। आप हसन अली की जगह आप साजिद खान को डाल सकते थे कि अगर आपने ये प्लान किया था कि हमें स्पिनिंग ट्रैक ही बनाना है और स्पिनर, क्योंकि अगर आप उनके देखें लेफ्ट हैंडर, 4 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है उनके, 4 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है बेसिकली। 67 आउट किए उसने इसका। आसिफ भाई, उसने नेशनल स्टेडियम की ही पिच पे, इन्हीं जगहों पे डिफरेंट पिचेस हैं, वहां पर 38 आउट किए हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, अगर आप उसको उसी लड़के को उसी पिचेस पे आप खिलाएं तो ऑब्वियसली आपका दिल बड़ा होता है। और फिर डिफरेंट पिचेस पे उसने यहाँ पर अपने आउट किए हुए होते हैं, डिफरेंट प्लान से आउट किए हुए थे, डिफरेंट टीमों के खिलाफ आउट, उसने नया बॉल से भी आउट किए, उसने पुराने बॉल से भी आउट किए। तो यहाँ पर एक मैं समझता हूँ कि हम 3 स्पिनर से जा सकते थे, लेकिन जो एक प्लान था, थिंक टैंक था, उन्होंने शायद चेंज किया, क्या किया वो फिर वो बाद में पता चलेगा। लेकिन आप नया बॉल शाइन से भी करवा सकते, शाइन तो कर ही रहे, ऑफ फाइन से भी करवा सकते थे। तो आपके पास वैरायटी होती, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर और राइट आर्म लेग स्पिनर। तो आपको पता है कि जो आपके जो दूसरी जो फॉरेनर कंट्रीज हैं वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते हैं, और आपके पास साजिद में क्या खास बात है? आपने तो करीब से देखा है उसको। आसिफ भाई, वो सुना है दूसरा नहीं करते वो। एग्जैक्टली, दूसरा नहीं करते, लेकिन उसकी ऑफ स्पिन में इतनी जान है। लोगों ने बड़ा कहा है कि नॉन बॉलिंग आर्म उसका नहीं यूज होता, लेकिन उसके शोल्डर और उसकी उंगलियों में इतनी जान है कि वो उसी से वो डिसीव करता है। एयर में आप अगर देखें तो एयर में बॉल डिसीव करता है। हमारे पास अभी तक कोई ऑफ स्पिनर, सकलैन मुश्ताक के बाद कोई ऐसा ऑफ स्पिनर नहीं मिला जो एयर में डिसीव करते हुए हमें नजर आया हो। आप अगर उसके आउट देखें, जिस तरह से उसने एयर में डिसीव किया, मींस कि उसको वेरिएशन पता है, उसको एयर में बैट्समैन को खिलाना आता है। वो कहते हैं ना कि बॉल डाल के, डोरी डाल के आपने बॉल खींच ली, तो वो एक कहावत होती है। तो ये साजिद खान को पता है, लेकिन क्योंकि अभी टीम के साथ है और एक अच्छा साइन है कि सकलैन मुश्ताक के अंडर ये 3-4 दिन उन्होंने गुजारे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो जरूर इसी में ऐड करता हूँ। और जहाँ तक आपने साजिद खान की बात की, साजिद खान की मैं प्रैक्टिस में देख रहा था कि उसकी गेंद जो वो ऑफ स्पिन गेंद कर रहा था, तो आप देखें
कितने बैट्समैन थे उनकी स्लिप में एज लगी है, एज लगी है, उसकी ये चीज जो है बड़ी जबरदस्त है। क्या कहते हैं आप अपनी जबान में? फ्लिक कहते हैं ना, बिल्कुल, बहुत और तेजी के साथ होती है, जिसकी वजह से काफी, तो मेरे ख्याल में सही इन्होंने कहा कि हसन अली इतने अरसे बाद एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए, तो उस तरह की बॉलिंग आपने देखा होगा कि जिस तरीके से स्पेल हसन अली ने किए वो आपको उसमें कोई वो चीज़ नज़र नहीं आई कि वो गेंद को उनकी मूवमेंट नज़र आ रही हो, स्विंग नज़र आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो तीन जो, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है साउथ अफ्रीका के पास है एलिगर और उसके अलावा डी कॉक, तो मेरे ख्याल में अगर ऑफ स्पिनर यहाँ साजिद खान होते तो उनको दूसरी इनिंग्स में और भी ज़्यादा मुश्किल होती। एलिगर है, अच्छी इनिंग खेली उसने, बल्कि वो तो फॉर्म में चले आ रहे हैं। जो अभी साउथ अफ्रीका ने घर में खेली थी टेस्ट सीरीज 2-0 श्रीलंका, तो वहाँ तो एल्गर और फाफ डुप्लेसी ने काफ़ी रन किए। अब आ जाए ज़रा थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब आपने T20 सीरीज भी खेलनी है इनके साथ, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, क्या कौन आ रहा है आपके ख्याल में, कौन है आपकी इत्तला के मुताबिक? आसिफ भाई बातें तो बहुत सी चल रही हैं कि शर्जील खान का भी नाम लिया जा रहा है, उसके अलावा आज़म खान मेरे लिए सरप्राइज़ है कि उनको भी जो है खिलाया जा रहा है, और हो सकता है कि उनकी जगह रिजवान जो हैं वो बेंच में बैठे और कीपिंग जो है वो आज़म खान करें, क्योंकि सरफराज नहीं करेगा कीपिंग? सरफराज का मुझे यहाँ तक हमारा जो मुशावरत हो रही है, जो बातें हो रही है, मुझे लग रहा है कि सरफराज का पत्ता जो है अब T20 से भी साफ होने वाला है, बिल्कुल बाहर होने वाला है। और दूसरा रोयल नज़ीर का भी नाम लिया जा रहा है कि रोयल नज़ीर भी टीम में आ सकते हैं T20 के लिए। उसके अलावा इमाद भट्ट ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसका भी नाम लिया जा रहा है। तो जहाँ तक एक तरफ आप आसिफ भाई फिटनेस की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे प्लेयर्स को अगर आप खिलाने की बातें करते हैं जिनकी फिटनेस बिल्कुल आपके, अगर आप एक चाहते हैं कि आज़म खान हिटिंग बहुत अच्छी करता है तो उसको टीम में लेंगे, तो फिर आपका दौरा में आ रहा है कि एक तरफ आप फिटनेस की बातें करते हैं और दूसरी तरफ से अभी उसका नाम ऐसे ही बस जैसे शर्जील खान की बात हो रही है। 100% मैं कह रहा हूँ कि शर्जील खान का तो बात हो रही है कि शर्जील खान T20 में होगा, लेकिन अगर आप पहले एक तरफ एक खिलाड़ी को फिटनेस का इशू बना के बाहर कर देते हैं और दूसरी तरफ से आप T20 स्क्वाड में ले लेते हैं तो ये भी सही नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर आप टीम जो खिला रहे हैं, क्योंकि अब जनूबी अफ्रीका के ये टेस्ट खेलने के बाद अक्सर खिलाड़ी जो सीनियर हैं मेरे ख्याल में वापस चले जाएंगे और साउथ अफ्रीका नई टीम के साथ जो है T20 सीरीज़ खेलेगा, तो आप भी कोशिश करें कि नए ऐसे प्लेयर जिनको आपने चांस नहीं दिया उनको खिला दें, ताकि रोयल नज़ीर कितना अर्सा टीम के साथ है उसको खिला दें, एज ए कीपर खिला दें। चले परफॉर्म भी कर रहे हैं। चीफ सेलेक्टर बदियू जमा साहब के मुताबिक इन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी है, उन्हीं को खिलाना है। मैं आपको एक नाम बताऊँगा, सरप्राइज़ नाम है जो खेलेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स पर। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की इस सीरीज़ पर। टेस्ट मैच पर हमने बात की, जो पहला टेस्ट मैच चल रहा है, दूसरा दिन है। 308 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं। हम T20 सीरीज़ पर हमारा फोकस आ गया था, जिसकी टीम का ऐलान गालिबन 30 या 31 कल की भी बातें हो रही है, कल की बातें भी हो रही हैं, लेकिन ये कि इस टेस्ट मैच के अख्तिताम तक उसका ऐलान हो जाएगा। चीफ सेलेक्टर बदियू जमा साहब ने एक लिस्ट दे दी थी, एक लिस्ट और एक नाम ये बड़ा वसूख के साथ मुझे इशारा कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो मैंने कहा मैं आप ही से पूछूं कौन है जो आ रहा है। आसिफ भाई आप ही ने मुझे बताया था कि शादाब खान क्योंकि अनफिट चल रहे हैं काफ़ी अरसे से न्यूजीलैंड की सीरीज में भी, तो मेरे ख्याल में जायद महमूद जिसकी बड़ी उसकी डोमेस्टिक में अगर परफॉर्मेंस देखें तो बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस है। जी बिल्कुल, ये बात हुई थी कि इस वक्त शादाब खान की पोजीशन मतलब उनका तकरीबन नामुमकिन है टीम में आना उनकी फ़िटनेस की वजह से। तो जो दादू से लेग स्पिन बॉलर हैं, सदर्न पंजाब से खेलते हैं इस फर्स्ट क्लास सीज़न के, वो भी टॉप विकेट टेकर हैं। साजिद नंबर 1 हैं, सेकंड जाहिद हैं या उनके साथ साथ नुमान हैं। तो जाहिद को लिया जा सकता है, स्क्वाड में आने के बहुत ज़्यादा उनके चांसेस हैं। उसके अलावा हुसैन तलत भी एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो भी टीम का हिस्सा हो। ओपनिंग के अंदर बात अभी भी नहीं बन पा रही है, क्योंकि आज़म हो या शर्जील, दोनों के हवाले से हातमी कुछ भी नहीं है। टेबल पे नाम ज़रूर है, लेकिन तीसरा ओपनर है फ़खर जमान, जिसकी फॉर्म से अभी तक ये सिलेक्टर्स मुतमईन नहीं है ताहिर खान साहब। तो फिर क्या करें? आसिफ भाई बात ये देखें, आपको कहीं ना कहीं तो चेंज तो करना है ना। अब फ़खर को आपने इतने चांस दिए हैं, वो उसकी फॉर्म ही नहीं निकल रही। फिर पाकिस्तान कप जो हुआ है, जिस तरह से उसने बैटिंग की है, एक इनिंग के अलावा मैं नहीं समझता कि उसने कोई ऐसी इनिंग्स खेली। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ आपसे, जो मेरी इत्तला है ना सिलेक्टर्स का, जो मैं माइंड जो मुझे पता चल पाया, जो उनको तशवीश है वो ये है कि पूरे फर्स्ट क्लास सीज़न में आप देख लें और आप कायदम इसमें भी देख लें, वनडे कप में या T20 में भी आपको ओपनर नहीं मिला।
कोई नया ओपनर नहीं आया सामने। आसिफ भाई ओपनर वही है जो पुराने जो रन्स कर रहे थे। खुर्रम मंजूर की बात करें, वो वही रन्स कर रहा है। क्यों नहीं खुर्रम क्यों नहीं आ सकते T20? बात ये देखें, खुर्रम पे तो वो सवाल ही नहीं उठा रहे। इस वक्त 27 सेंचुरीज करके बैठा हुआ लिस्ट ए में। आपके पास पाकिस्तान की तरफ से टॉप मोर देन एनीबॉडी एल्स। एग्जैक्टली, सईद अनवर का उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया। इन फॉर्म बैट्समैन है इस वक्त, तो ये फॉर्म अगर है तो आप उसको खिलाएं। और वो जिस तरह से वो तेज खेलता है, और ये तो बेस्ट टाइम है। आप यू बी अ गुड पर्सन या यू बी अ गुड सिलेक्टर कि जी आप उसको चांस दे दें फौरन। लेकिन चांस वो, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से उनकी लिस्ट में मौजूद है, उनको वो चाह रहे हैं कि पहले वो चांस दें उनको। लेकिन बात ये है कि जैसे आपने जाहिद महमूद की बात की, उस्मान कादिर वहाँ ऑलरेडी आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। ये पाकिस्तान में ये तो स्क्वाड में तो ऑब्वियसली होगी। जाहिद को अच्छा वो दे रहे हैं। अगर वो लगता है इनको कि जी जहाँ चांस मिले तो 2 स्पिनर से भी जा सकते हैं। और क्योंकि स्पिनर आपको पता है ये स्पिनिंग को, लेग स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते। जाहिद की गुगली भी अच्छी है, फ्लिपर भी अच्छी है, जान से बॉल करता है। और एक चीज की बात करूं कि अगर हम ओपनर्स की बात करें तो बाबर आजम के साथ या तो हम शर्जील को ही करेंगे या फखर को। मुझे ये लग रहा है कि शर्जील को ज्यादा चांस देंगे, क्योंकि शर्जील की फॉर्म भी बड़ी अच्छी है। जिस तरह से हमने बैटिंग करते हुए भी देखी है, तो वही बात है कि अगर आपको अच्छे बैट्समैन मिलते हैं, क्या होगा? हफीज तो ऑलरेडी नीचे आ रहे हैं ना। हफीज तो मिडिल ऑर्डर में नहीं, हफीज थोड़ी आएगा। यहाँ है हफीज तो मिडिल ऑर्डर में। अरे हफीज कहाँ है? अभी तो मिडिल में है। हफीज तो अभी अभी हफीज को वापस आएगा, फिर वो आइसोलेशन वो उनके पास मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप 3 तारीख को वापस आ जाएं, तो उसके बाद आप टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि आप बायोसिक्योर बबल में आपको रहना पड़ेगा। हफीज को क्योंकि यहाँ 6 तारीख को आना है, और 6 तारीख के बाद भी पहला T20 शुरू होने में 5 दिन है, 11 को पहला मैच है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब जनूबी अफ्रीका को एक दिन के बाद ही अगर प्रैक्टिस की इजाजत दे सकता है, तो फिर इस पे इस तरह की जो है ना वो क्यों कंडीशन लगाई? लेकिन आप वो तो मेरे ख्याल में ये देखें, मेरे बाबर से सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, तो बाबर ने यही कहा कि जी अभी दूर है, हम वो करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आप पीसीबी को यहाँ नरम रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। और सीनियर वो परफॉर्म कर रहा है। देखिए मैं पहले जब 2020 का टॉप स्कोरर है, और मेरे ख्याल में इसको नरम रवैया होना चाहिए और उसको टीम में होना चाहिए। वदीउर जमा साहब ने कह दिया हफीज के साथ नरम रवैया। भाई क्यों सोएब मकसूद भी रन कर रहा है, वो उसका भी चांस आ सकता है। सोएब मकसूद में हमें इनफिट हो गया। अभी देखें जो मसला फंसा हुआ है ना, वो हफीज का फंसा हुआ है, और ये मसला बनेगा। अब इसमें एक रास्ता जो निकल सकता है, जो शायद मैं अपने आप को एक दे रहा हूँ, एक हो सकता है पीसीबी के सिलेक्टर ये लिख के दे दें कि भाई हफीज को हमने सेलेक्ट कर लिया, अब पीसीबी जाने और हफीज जाने। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी अगर लिख दें, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो सिलेक्टर अपने ऊपर से उतार ले। क्यों इतना परेशानी ले रहे हैं? देखिए ऐसे प्लेयर को आसिफ भाई अगर बात करेंगे, ऐसे प्लेयर को आप बात करेंगे, फिर आपके बातें होंगी, फिर आप पर तनकीद भी होगी। क्योंकि अगर कोई हफीज रन नहीं कर रहा हो, मैं कहता हूँ कि आप उसको छोड़ दें। लेकिन आपका टॉप स्कोरर है, रन्स कर रहा है, मैच में हर T20 में आपको रन्स करके दे रहा है, तो फिर अगर आपको कोई जवाब तो होना चाहिए। सिर्फ ये 2 दिन का जवाब बना के उसको बाहर करेंगे, फिर बातें होंगी, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ लोग बोलेंगे भी। आप बोलेंगे? मैं बोलूंगा, बड़ी बोलेंगे, सभी बोलेंगे यार। लेकिन जब पीसीबी ने बना दिया एक रूल कि इतने सबके लिए एक रूल होना चाहिए ना, सबके लिए एक ही है ना। सबको कहा है 3 तारीख को, 16 तारीख को जनूबी अफ्रीका की टीम कहा है 3 तारीख को आ जाए। देखे ना 16 तारीख को जनूबी अफ्रीका की टीम यहाँ पहुंची, हाँ ठीक है। 16 तारीख के बाद टेस्ट हुआ उनका, 17 तारीख से उनको प्रैक्टिस की इजाजत मिल गई, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी जो टीम के खिलाड़ी हैं 19 तारीख को होटल पे पहुंचे, एक दिन उन्होंने आराम किया, 21 तारीख से उनको इजाजत मिल गई। और उससे एक रात पहले अपने घर में कहीं जिम का इफ्तिताह भी किया, जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत सारे मेन खिलाड़ी जो वहां पर मौजूद है। तो आप मुझे बताएं, ये दौरा मेयार नहीं होगा क्या? फीस तो आएगा, उसको 5 दिन मिलेंगे, उसको भाई इसको टेस्ट करें। चलें ठीक है, इस वाले सूरत हाल को वाइंड अप करते हैं। मुझे एक और इशू भी डिस्कस करना था। एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ बास्केटबॉल का, कराची बुल्स इन्विटेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट नश्तर पार्क ग्राउंड पे हुआ था। ये इसी हफ्ते के इब्तिदाई दिनों में ये टूर्नामेंट हुआ था। ओमेगा 1 यूनिट ने ये टूर्नामेंट जीता और इसमें शानदार कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने 30 के मुकाबले में 48 पॉइंट्स हासिल किए 1 यूनिट के ख़िलाफ़ ओमेगा ने, और शानदार खेल पेश किया। अब्बास आबिद ने 17 पॉइंट्स उन्होंने बनाए, अली मुर्तज़ा ने 10 पॉइंट्स बनाए। जो टीम जीती है ये उसके खिलाड़ी हैं, और जो हारने वाली टीम थी 1 यूनिट, उसमें अथर राना ने 8 पॉइंट्स, निहाल मलिक ने 8 पॉइंट्स बनाए और तलाल अहमद ने 7 पॉइंट्स बनाए। ये बेहतरीन खिलाड़ी थे। इस इवेंट की, इस फाइनल मैच की
अदीबा हसन साहिबा जो रुकने सिंध असम्बली हैं वो मेहमान खुसूसी थी। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के चीफ़ एग्जीक्यूटिव शहजाद काजी ने मेहमान खुसूसी का शुक्रिया भी अदा किया और अपनी कारगुजारी भी बताई कि वो अपनी इस जो उनकी तंजीम है उसकी ख़वातीन की टीम भी जल्द बनाएंगे। तो ये एक अच्छा इवेंट हुआ था कराची बुल्स इनविटेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट, जो ओमेगा 1 ने 1 यूनिट को हराकर जीता। तो आज के स्पोर्ट्स 1 से मैं इजाज़त चाहूँगा। हमने क्रिकेट पे भी बात की, हमने ये थोड़ा बहुत बास्केटबॉल का इवेंट भी टच किया। मुझे एक और चीज़ भी डिस्कस करनी थी जो पाकिस्तान की ख़वातीन टीम जनूबी अफ्रीका में खेल रही है। 3 वनडे मैचेस वहाँ खेले हैं, तीनों में शिकस्त हुई। उसको मैंने इसलिए रोका क्योंकि उस पर मैं तफसील से बात करूँगा और जो पाकिस्तान के वहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मामला देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की किसी प्लेयर से हम बात करें, कप्तान से हम बात करें, पूरी तफसील के साथ पाकिस्तान की इस टीम की कारकर्दगी को हम डिस्कस करें। जवेरिया ख़ान की क़यादत में पाकिस्तान की टीम वहाँ मौजूद है और इससे पहले मुझे याद है जब जनूबी अफ्रीका गई थी पाकिस्तान तो 1-1 ड्रॉ करके आई थी, लेकिन पाकिस्तान अच्छा खेला। शुरू के मुकाबलों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निदा की हमने देखी और उसके बाद जो दूसरी आलिया रियाज हैं उन्होंने 81 रन की इनिंग्स खेली। उसके अलावा नशरा सिंधु हैं और भी बहुत प्लेयर्स हैं जिन्होंने, डायना बेग को हम नहीं भूल सकते, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। लेकिन आई विल टॉक इन डिटेल इन नेक्स्ट प्रोग्राम। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।